हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 28 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 27 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बजट के बारे में। बात करते हैं बजट की। तो बजट को जो है हम लोग जो है राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। और बजट जो होता है ये भविष्य और आय और व्यय का क्या होता है, विवरण होता है। बात करते हैं बजट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो बजट का निर्माण जो है सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यह जो है एक तरह का समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट शब्द का उल्लेख जो है संविधान में कहीं नहीं है। इसके जगह जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो केंद्र के वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन जो है 112 आर्टिकल में किया गया और राज्य की बात करते हैं तो 202 आर्टिकल में किया गया है। बात करते हैं लेखा वर्ष या फिर राजकीय वर्ष या फिर वित्तीय वर्ष जो है कब से कब तक रहता है। तो यह जो है राजकीय वर्ष या फिर लेखा वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट से 3 शब्द जुड़ा हुआ है, जिस पहला है वास्तविक बजट, दूसरा है बजट अनुमान, तीसरा है संशोधित अनुमान। बजट अनुमान की बात करते हैं तो इसे हम लोग जो है बजट एस्टिमेट के नाम से जानते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर यानी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संशोधित अनुमान की यानी रिवाइज एस्टिमेट की। तो यह जो है चालू वर्ष यानी करेंट ईयर्स के लिए जो है तैयार किया जाता है। अगर बात करते हैं वास्तविक बजट की, तो वास्तविक बजट जो है पिछले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे भारत में बजट के बारे में। तो भारत में सबसे पहले जो बजट आया था वो जेम्स विल्सन के द्वारा 7 अप्रैल 1860 को लाया गया था। यह जो था देश का पहला बजट था, इसलिए इन्हें जो है इंडियन बजट का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब लाया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को लाया गया था और यह किसके द्वारा लाया गया था। तो आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसने पेश किया था। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर की। इसे जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पिछला वित्तीय वर्ष, दूसरा है आगामी वित्तीय वर्ष। पिछला वित्तीय वर्ष अगर बात कर लेते हैं, आज का तारीख जो है 1 फरवरी 2025 है। तो पिछले वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जो है पिछला वित्तीय वर्ष। और आगामी वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो यह जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है यानी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो पहला अगर बात करते हैं तो सरकार के पास जो है उधार से जो है 24% जो है इनकम आता है। आयकर की बात करते हैं तो 22%, जीएसटी की बात करते हैं तो 18% और उसके बाद बात करते हैं निगम कर यानी कॉर्पोरेशन टैक्स की। तो यह जो है 17% कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 29 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 28 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बजट, जो कि इसका पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। बात करते हैं बजट में जो है सरकार से पैसा जो है कहाँ कहाँ जाता है। तो पहला है राज्य अंश। राज्य अंश में जो है 22% खर्च होता है। उसके बाद बात करते हैं तो सरकार का ब्याज अदायगी में जो है 20%, केंद्र प्रायोजित स्कीम में 16% और रक्षा में बात करते हैं तो 8%, सब्सिडी की बात करते हैं तो 6% और पेंशन में जो है 4% पैसा जाता है। बात करते हैं सर्वाधिक बार जो है बजट किसने पेश किया था। तो सर्वाधिक बार जो है बजट जो है 10 बार जो है मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक लगातार बजट पेश करने वाली कौन है। तो सर्वाधिक लगातार पेश करने वाली महिला का नाम जो है निर्मला सीतारमण है, जो कि अब तक जो है 8 बार जो है लगातार बजट पेश की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कि 1970 में थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहला पेपरलेस बजट जो है कब पेश किया गया था। तो पहला पेपरलेस बजट जो है 2021 में पेश किया गया था, जिसे हम लोग डिजिटल बजट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहला रेल बजट कब पेश किया गया था। तो पहला रेल बजट जो है 1924 में जॉन मथाई के द्वारा एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतिम रेल बजट की। तो अंतिम रेल बजट जो है 2016 में पेश किया गया था सुरेश प्रभु के द्वारा विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं समानता जो है 1 वर्ष में 1 बार बजट पेश होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय वर्ष में 2 बार बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ दिया गया है बजट के अवयव के बारे में। तो बजट के अवयव की बात करते हैं तो बजट के अवयव को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सार्वजनिक आय या फिर सार्वजनिक प्राप्ति और दूसरा सार्वजनिक व्यय।
सार्वजनिक आय और सार्वजनिक प्राप्ति की बात करते हैं, जिसे हम लोग पब्लिक रिसिप्ट कहते हैं। सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में प्राप्त समस्त आय को जो है सार्वजनिक आय कहा जाता है। सार्वजनिक व्यय की बात करते हैं तो सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला समस्त व्यय को हम लोग सार्वजनिक व्यय के नाम से जानते हैं। बात करते हैं सार्वजनिक आय के प्रकार की, जिसके प्रकार में जो है राजस्व आय और पूंजीगत प्राप्ति या फिर आय आता है। जबकि सार्वजनिक व्यय में बात करते हैं तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्वजनिक आय या फिर प्राप्ति में राजस्व आय के बारे में। तो सरकार को मिलने वाली ऐसे आय जिससे जो है ना तो सरकार की संपत्ति में कमी होती है और ना ही सरकार को ऋण में वृद्धि होती है, तो ऐसे आय को जो हम लोग राजस्व आय कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल में बात करते हैं तो टैक्स, पेनल्टी या फिर चालान या जुर्माना आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 30 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 29 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बजट, जो कि इसका पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। इसमें आज हम लोग जो है बजट के अवयव के बारे में पढ़ने वाले हैं। बजट के अवयव की बात करते हैं तो इसके 2 अवयव है। पहला है सार्वजनिक आय या फिर सार्वजनिक प्राप्ति और दूसरा है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय को जो हम लोग पब्लिक रिसिप्ट कहते हैं और सार्वजनिक व्यय को जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्वजनिक आय किसे कहते हैं। तो सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में समस्त जो प्राप्त आय होता है उसे हम लोग सार्वजनिक आय कहते हैं। इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है राजस्व आय और दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति या फिर आय। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्वजनिक व्यय के बारे में। तो सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला समस्त व्यय को जो है सार्वजनिक व्यय के नाम से जानते हैं। इसके प्रकार की बात करते हैं तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सार्वजनिक आय यानी प्राप्ति के। तो पहला इसमें है राजस्व आय। राजस्व आय की बात करते हैं तो इसमें जो होता है सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिसमें ना तो सरकार की संपत्ति में कमी हो और ना ही सरकार को ऋण में वृद्धि हो, तो उसे हम लोग जो है राजस्व आय कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग टैक्स ले सकते हैं, पेनाल्टी यानी चालान या फिर जुर्माना, और पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से मिलने वाला लाभ, और चौथा अगर बात करते हैं तो ब्याज प्राप्ति यानी इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पूंजीगत व्यय के बारे में। तो पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात करते हैं। तो सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिससे या तो सरकार की संपत्ति में कमी हो या फिर ऋण में वृद्धि हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं विदेशों से लिया गया ऋण, या और दूसरा अगर बात करते हैं तो पीएसयू का निवेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्वजनिक व्यय के बारे में। तो सार्वजनिक व्यय को भी जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है राजस्व व्यय और दूसरा है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय की बात करते हैं तो सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिससे ना तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो और ना ही ऋण या देयताओं में क्या हो, कमी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक व्यय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं वेतन पेंशन योजना यानी स्कीम, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप, सब्सिडी और ब्याज अदायगी जो होता है राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूंजीगत व्यय के बारे में। तो सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिससे या तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो या फिर ऋण या देयताओं में क्या हो, कमी हो, तो उसे हम लोग जो है पूंजीगत व्यय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं लोन अदायगी, फिर सरकारी अस्पताल, पार्क, कॉलेज, एयरपोर्ट आदि के निर्माण में जो व्यय किया जाता है उसे हम लोग पूंजीगत व्यय के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 31 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 30 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेफिसिट यानी प्रमुख घाटे के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग बजट के बारे में पढ़ चुके थे, तो आइए आज हम पढ़ते हैं बजट के प्रकार के बारे में। तो बजट के प्रकार की बात करते हैं तो बजट के प्रकार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक जिसमें सरकार का आय जो होता है उसके व्यय से अधिक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि सरकार का आय अगर 150 रुपये है और उसका व्यय जो है 100 रुपये है, तो इस तरह के बजट को जो है हम लोग सरप्लस बजट या फिर बजट अधिक के कहते हैं। दूसरा है जब सरकार की आय जो होता है व्यय से क्या होता है, कम होता है, जिससे कि उसका आय अगर मान लीजिए कि 100 है और उसका व्यय कितना है, 150 रुपये है, तो इस तरह के बजट को जो हम लोग बजट घाटा यानी बजट डेफिसिट कहते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं जिसमें सरकार की आय और सरकार के व्यय जो होता है दोनों बराबर होता है, यानी एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं 100 आय है तो 100 व्यय है, इस तरह के बजट को हम लोग जो है संतुलित बजट या फिर बैलेंस्ड बजट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट के अन्य प्रकार की।
की, तो पहला है शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बेस्ड बजट जो होता है, यह नई अवधि का बजट होता है और इसमें जो है मंत्रालयों को नवीन अवधि के लिए बजट का आधार शून्य या फिर जीरो माना जाता है। बात करते हैं सबसे पहले जो है शून्य बजट जो है कब पेश किया गया था, तब सबसे पहले जो है शून्य बजट 1970 में जो है पीटर पायर के द्वारा लाया गया था और भारत में सबसे पहले जो है 1987 से 88 में वीपी सिंह के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर बजट। जेंडर बजट जो होता है लिंग आधारित बजट होता है। इसमें जो होता है महिला के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है और यह जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था। बात करते हैं भारत में जो है जेंडर बजट कब आया था, तो भारत में जो है जेंडर बजट जो है 2005 से 6 में लागू हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निस्पंदनकारी बजट की। निस्पंदनकारी बजट जो होता है मंत्रालय के पूर्व बजट को ध्यान में रखते हुए बजट का आवंटन करना ही क्या कहलाता है, निस्पंदनकारी बजट यानी कि परफॉर्मेंस बजट या फिर इसे आउटकम बजट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है आर्थिक समीक्षा के बारे में। तो बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो आर्थिक समीक्षा की शुरुआत जो है 1950 में किया गया था। 1963 तक जो है बजट के साथ जो है आर्थिक समीक्षा लाया जाता था, लेकिन 1964 से जो है बजट के एक दिन पूर्व जो है आर्थिक समीक्षा पेश किया जाता है। बात करते हैं इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका निर्माण जो है वित्त मंत्रालयों का आर्थिक मामलों का विभाग करता है और इसका मार्गदर्शन जो होता है मुख्य आर्थिक सलाहकार करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है प्रमुख घाटे यानी कि मेजर डिफिसिट के बारे में। तो पहला है बजट घाटा और दूसरा है राजस्व घाटा। बात करते हैं बजट घाटे यानी कि बजट डिफिसिट की, तो इसमें जो होता है कुल व्यय जो होता है कुल आय से जब माइनस कर दिया जाता है तो बजट घाटा निकलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्व घाटा की, तो जब कुल राजस्व व्यय में से कुल राजस्व जो है प्राप्ति को घटा दिया जाता है तो इसे जो है हम लोग राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 33 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 32 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स सिस्टम के बारे में। तो बात करते हैं टैक्स यानी कर की, तो यह जो होता है एक अनिवार्य भुगतान होता है। यह जो है किसी भी व्यक्ति या फिर कंपनी द्वारा सरकार को दिया जाता है और इसे जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। बात करते हैं टैक्स क्यों लिया जाता है, तो इसका उद्देश्य जो होता है आय की विषमता और असमानता को कम करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, दो व्यक्ति है जिसका नाम अजय और विजय है और इनके आय की बात करते हैं तो इनका आय जो है 3 लाख और विजय की आय की बात करते हैं तो 2.30 लाख है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शुरुआत में आय के बीच जो है डिफरेंस कितना है, तो 70,000 का है और सरकार के द्वारा एक नियम बनाया जाता है कि जिनका भी आय जो है 2.30 लाख के ऊपर है उन्हें जो है 10% का टैक्स देना है। यानी इस प्रकार देखा जाए तो अजय को 10% टैक्स यानी कि 30,000 का टैक्स देना पड़ेगा और उसका शेष आय जो होगा 2.70 लाख हो जाएगा। लेकिन विजय को जो है कोई भी प्रकार का टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, यानी कि उसका आय अभी भी जो होता है 2.30 लाख ही होता है। और इस प्रकार हम उनके फाइनल आय की बात करते हैं तो इनके फाइनल आय में जो है 40K यानी 40,000 का जो है डिफरेंस होता है। यानी जो डिफरेंस पहले 70,000 का था अब वो 40,000 का हो जाता है। यानी इससे जो है आय की विषमता को जो है कम किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके दूसरे उद्देश्य की, तो यह जो है गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी हेतु उच्च आय वाली जनता पर लगाया जाता है। जैसे कि कल्याणकारी की बात करते हैं तो PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जानते हैं और इसमें जो है सस्ती दरों पर अनाज दिया जाता है। और इसके अलावा जो है इसके द्वारा जो है सड़क, अस्पताल, कॉलेज और स्कूल आदि का निर्माण भी कराया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कर प्रणाली के प्रकार के बारे में। तो कर प्रणाली के 4 प्रकार है। पहला प्रगतिशील जिसे हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं प्रतिगामी जिसे हम लोग रिग्रेसिव कहते हैं और तीसरा बात करते हैं अनुपातिक जिसे हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं और चौथा अगर बात करते हैं अधोगामी जिसे हम लोग डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली की यानी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की। तो इसमें जो होता है आय के साथ जो है कर में जो होता है वृद्धि होता है। यानी जैसे जैसे जो है आय बढ़ता है यानी इनकम बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स की रेट भी जो होता है बढ़ते जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली की यानी रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की, तो यह जो होता है प्रगतिशील के विपरीत प्रणाली होता है।
इसमें आय बढ़ने पर जो है कर की दर में जो है कमी आता है और ये जो है गरीब जनता यानी मध्यम वर्ग को प्रभावित करता है, यानी जिसकी आय जितनी कम होगी उतना ही उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुपातिक कर प्रणाली की। तो अनुपातिक कर प्रणाली की बात करते हैं तो इसमें जो होता है कर की दर स्टेबल यानी स्थिर होता है, चाहे आय में वृद्धि हो या फिर कमी हो, यानी इसमें इनकम बढ़े या फिर कम हो उसका टैक्स रेट जो होगा स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है अधोगामी कर प्रणाली के बारे में। अधोगामी कर प्रणाली यानी डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो होता है प्रगतिशील तथा अनुपातिक दोनों कर प्रणाली का मिश्रण होता है, यानी इसमें जो है आय बढ़ता है तो कर की दर में वृद्धि होता है, लेकिन एक समय के बाद जो होता है टैक्स का रेट जो होता है स्थिर हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 34 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 33 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स, जो कि इसका पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। तो इसमें आज हम लोग जो है कर के प्रकार यानी टाइप ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टाइप ऑफ टैक्स की बात करते हैं तो यह जो होता है 2 प्रकार का, पहला प्रत्यक्ष कर जिसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और दूसरा अप्रत्यक्ष कर जिसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्यक्ष कर के बारे में। तो यह कर जो होता है किसी अन्य पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, जिस पर यह टैक्स लगाया जाता है उसी को यह जो है अदा करना होता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो यह जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्यक्ष कर जो होता है वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करता और यह जो होता है अप्रत्यक्ष कर यह जो है कीमतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर जो होता है वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है और प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो यह जो होता है आय और लाभ पर लगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल के बारे में। तो प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल में देखा जाए तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, पूंजी लाभ कर और स्टेट ड्यूटी आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल की तो इसमें जीएसटी, कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्यवर्धन कर, मनोरंजन कर, एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सेल्स टैक्स यानी कि बिक्री कर और चुंगी कर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्यक्ष करों का जो है संग्रह किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रत्यक्ष करों का संग्रह जो है सीबीडीटी के द्वारा किया जाता है, जिसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष करों का संग्रह किसके द्वारा किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष करों का संग्रह सीबीआईसी के द्वारा किया जाता है, जिसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स या फिर कस्टम्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर बचाव यानी टैक्स अवॉइडेंस के बारे में। तो यह जो होता है कर से छूट पाने का एक कानूनी तरीका होता है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और पीपीएफ अकाउंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर अपवंचन के बारे में यानी टैक्स इवेजन के बारे में। इसे हम लोग कर की चोरी के नाम से जानते हैं और यह जो होता है गैर कानूनी तरीके से कर को बचाने का तरीका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में ब्लैक मनी को रखा जाता है। नेक्स्ट है कर आधार यानी टैक्स बेस। यह जो होता है कर देने वाले लोगों की संख्या पर आधारित होता है, यानी टैक्स बेस जो होता है जितना ही अधिक होगा उतना ही टैक्स कलेक्शन अधिक होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाफर वक्र यानी लाफर कर्व के बारे में। तो यह जो है आर्थर लाफर यूएसए के द्वारा दिया गया था और यह जो है कर प्रणाली से संबंधित है। इसमें जो है कर की दर और कर राजस्व के बीच में संबंध को बताया जाता है और सरकार द्वारा जब कर की दर में बढ़ोतरी की जाती है तो कर अपवंचन को बढ़ावा मिलता है। लाफर वक्र की बात करते हैं तो ये जो होता है उल्टे यू के आकार का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 37 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 36 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं घरेलू सीमा की यानी डोमेस्टिक बाउंड्री की। तो भारत के किसी भी देश के जो भौगोलिक सीमा होता है उसी को हम लोग जो है घरेलू सीमा यानी डोमेस्टिक बाउंड्री कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पादक के कारक या फिर साधन की यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। तो किसी वस्तु या सेवा के निर्माण में उपयोग आने वाले सभी साधन या कारक को जो है उत्पादन के कारक या फिर साधन कहते हैं। जैसे कारक साधन के रूप में हम देख सकते हैं तो भूमि, दूसरा अगर बात करते हैं तो लेबर यानी श्रमिक, तीसरा अगर बात करते हैं तो पूंजी कैपिटल और चौथा अगर बात करते हैं तो उद्यमशीलता आता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं भूमि का जो कारक आय होता है या साधन आय होता है वो किराया होता है। श्रमिक की बात करते हैं तो पारिश्रमिक वेतन होता है और पूंजी की बात करते हैं तो ब्याज तथा उद्यमशीलता का जो होता है वो लाभ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कारक लागत क्या होता है। तो कारक लागत जिसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट या फिर एफसी कहते हैं, कारकों को मिलने वाली आय यानी साधन आय को ही जो है कारक लागत कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी जो थे भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है 1867 से 68 में किया था। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम जो है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है और इन्होंने जो है धन निकासी का सिद्धांत यानी ड्रेनेज थ्योरी दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और उस समय प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है 20 रुपये की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का मापन जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी CSO तथा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO को जो है मिलाकर यानी मर्ज करके जो है 2019 में 23 मई को बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे डॉक्टर VK राव के बारे में। तो डॉक्टर VK राव जो थे पहली बार वैज्ञानिक अनुमान लगाए थे प्रति व्यक्ति आय का, जिसमें जो है यह अनुमान जो है 62 रुपये लगाया गया था। राष्ट्रीय आय के मापन में जो है एक वर्ष का आंकड़ा लिया जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय आय समिति की यानी नेशनल इनकम कमेटी की। तो इसकी स्थापना जो है 4 अगस्त 1949 को किया गया था और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो थे PC महालनोबिस थे। इसके सदस्य की बात करते हैं तो इसके सदस्य जो थे 2 थे, जिसमें पहला थे गॉडगिल और दूसरा थे VK राव। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। तो किसी देश या राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में प्राप्त जो समस्त आय होता है उसी को हम लोग जो है राष्ट्रीय आय या फिर नेशनल इनकम कहते हैं। बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की यानी पर कैपिटा इनकम की। तो इसमें जो है राष्ट्रीय आय को जब जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। बात करते हैं राष्ट्रीय आय का मापन की कितनी विधि है। तो राष्ट्रीय आय के मापन की जो है 3 विधियां हैं। पहला है उत्पाद विधि जिसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड करते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं आय विधि जिसे हम लोग इनकम मेथड करते हैं और तीसरा अगर बात करते हैं व्यय विधि जिसे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे उत्पाद विधि के बारे में। तो उत्पाद विधि के बारे में यानी प्रोडक्ट मेथड जो है इसे मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है। किसी देश में एक वर्ष में किया गया जो कुल उत्पादन का समग्र योग होता है यही जो होता है उत्पाद विधि होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक पेज इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 38 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 37 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, जो कि इसका पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। तो पिछली क्लास में हम लोग जो है राष्ट्रीय आय के मापन के बारे में पढ़ रहे थे कि राष्ट्रीय आय के मापन की जो है 3 मेथड है यानी कि 3 विधि है। पहला है उत्पाद विधि, दूसरा है आय विधि और तीसरा है व्यय विधि। बात करते हैं उत्पाद विधि की यानी प्रोडक्ट मेथड की। तीसरे जो है मूल्यवर्धन विधि यानी वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं और किसी भी देश में एक वर्ष में किया गया कुल उत्पादन का समग्र योग ही जो है उत्पाद विधि कहलाता है। यह उत्पादन जो होता है 3 क्षेत्रों में होता है, जिसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है कृषि, मत्स्य पालन तथा माइनिंग आता है। द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री आता है और तृतीय क्षेत्र में बात करते हैं तो टूरिज्म, हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इंटरनेट आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आय विधि के बारे में यानी इनकम मेथड के बारे में। इसका अन्य नाम जो है कारक आय विधि होता है। किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में प्राप्त कुल कारक आय का योग ही क्या कहलाता है, आय विधि द्वारा नेशनल इनकम कहलाता है। इसमें अगर बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम बात करते हैं तो भूमि से जो है किराया यानी रेंट आता है। श्रम से बात करते हैं तो श्रम का जो इसमें अगर हम बात करते हैं तो भूमि से जो आय प्राप्त होता है उसे किराया यानी रेंट कहते हैं। श्रम से जो आय प्राप्त होता है उसे वेजेज यानी वेतन कहते हैं। और तीसरा अगर बात करते हैं पूंजी से, तो पूंजी से ब्याज मिलता है और उद्यमी से जो है लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यय विधि के बारे में यानी एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में किया गया कुल व्यय ही क्या कहलाता है, व्यय विधि कहलाता है। व्यय विधि का एक फार्मूला है जिसमें अगर बात करते हैं तो C + G + I + X माइनस में M है, यानी कि नेशनल इनकम बराबर C + G + I + X माइनस में M। इसमें X का मतलब होता है एक्सपोर्ट और M का मतलब होता है
इसमें एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट यानी निर्यात और एम का मतलब होता है इंपोर्ट यानी कि आयात। यानी निर्यात में से आयात को जब घटा देते हैं तो निवल निर्यात यानी कि नेट एक्सपोर्ट प्राप्त होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो सी से मतलब होता है कंजम्पशन यानी उपभोग से, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश से, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट यानी निर्यात और एम का मतलब होता है इंपोर्ट यानी कि आयात। इसे हम लिख सकते हैं एन आई यानी नेशनल इनकम बराबर सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स यानी कि नेट एक्सपोर्ट। इसमें जो है बहुत सारे कंसेप्ट है जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। जीडीपी की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। जीडीपी की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और जीडीपी जो होता है देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में किया गया कुल अंतिम उत्पादन को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। यह उत्पादन जो है देश के नागरिकों द्वारा अथवा विदेशियों के द्वारा किया जा सकता है। बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है चालू कीमतों पर जीडीपी जिसे हम लोग जीडीपी एट करेंट प्राइस कहते हैं, और दूसरा होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर मूल्यों पर जीडीपी। चालू कीमतों पर जीडीपी को जो है नॉमिनल जीडीपी तथा कांस्टेंट प्राइस पर जो है जीडीपी को हम लोग रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, तो इसमें वर्तमान कीमतों पर जीडीपी की गणना होती है। और अगर बात करते हैं रियल जीडीपी की तो इसमें जो है आधार वर्ष के द्वारा जो है जीडीपी की गणना होती है, यानी बेस ईयर यहाँ पर जो है 2011 और 12 को लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में जो है एक कंपनी जो है 100 शर्ट का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। और एक नॉमिनल जीडीपी जो है इसका शर्ट का क्या है, 200 रुपये है। तो इसका जीडीपी जो होगा टोटल क्या हो जाएगा, 100 इंटू में 200 यानी कि जीडीपी हो जाएगा 20,000। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं रियल जीडीपी के बारे में, और इसमें अगर बात करते हैं बेस ईयर 2011 से 12 में एक शर्ट का मूल्य 100 रुपये है, तो जीडीपी 100 शर्ट का कितना हो जाएगा, तो 100 गुने में 100 हो जाएगा, यानी कि जीडीपी जो हो जाएगा 10,000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनडीपी के बारे में, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, यानी निवल घरेलू उत्पाद के बारे में। तो जीडीपी में से जब मूल्यह्रास को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग जो है एनडीपी कहते हैं। यानी एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है गणना किया जाता है, यानी मूल्यह्रास की गणना जो है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिविजन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 39 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 38 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय, जो कि इसका पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। तो इसमें हम बात करते हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में किया गया कुल अंतिम उत्पादन ही क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। यह जो है नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा में या फिर विदेश में हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनएनपी के बारे में, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहलाता है। जीएनपी में से जब जो है मूल्यह्रास को हटा देते हैं तो एनएनपी प्राप्त होता है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यानी एनएनपी का फॉर्मूला बराबर हो सकता है जीएनपी माइनस में डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं देश की इकोनॉमी का आकार जानने के लिए जो है जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे राज्य की इकोनॉमी का आकार जानने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो राज्य की इकोनॉमी का आकार जानने के लिए जो है जीएसडीपी का अध्ययन किया जाता है, जिसका मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की। तो नॉमिनल जीडीपी बाय में रियल जीडीपी इंटू में 100 जो है जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला है। इसका प्रयोग जो है किसी नए उत्पाद के जीडीपी में योगदान निकालने के लिए किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 40 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 39 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय बाजार, पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार के बारे में। तो बात करते हैं प्रमुख बिंदु के बारे में। तो भारत की जीडीपी की बात करते हैं, तो भारत की जीडीपी जो है लगभग $4 ट्रिलियन है। लेकिन जीडीपी के टारगेट की बात करते हैं तो 2030 तक जो है इसे $60 ट्रिलियन ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, तथा 2024 से 25 में इसका टारगेट रखा गया है $5 ट्रिलियन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीडीपी में रैंक के बारे में, यानी जीडीपी रैंक में जो है सबसे पहला स्थान वाला देश जो है यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य
अमेरिका है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जापान, पाँचवा इंडिया और छठा है ब्रिटेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसडीपी यानी कि राज्य के बारे में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो राज्य के बारे में सबसे पहले स्थान पर जो है महाराष्ट्र है। दूसरा अगर बात करते हैं तो यूपी और तीसरे पे जो है तमिलनाडु का स्थान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम जो होता है, यह जो होता है राष्ट्रीय आय में जब कुल जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है तो जो है प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की, तो जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी बाय में रियल जीडीपी इंटू में 100 जो है करके जीडीपी डिफ्लेटर निकाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्तीय बाजार के बारे में यानी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, तो जहाँ जो है वित्त का लेन देन होता है उसे ही हम लोग जो है वित्तीय बाजार कहते हैं। इस तरह का जो बाजार होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला है मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। बात करते हैं मुद्रा बाजार के, तो इसमें जो है वित्त का लेन देन 1 वर्ष या फिर 365 दिन से कम अवधि के लिए होता है यानी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और यह जो होता है आरबीआई के द्वारा विनियमित यानी रेगुलेटेड किया जाता है। बात करते हैं मुद्रा बाजार की, तो मुद्रा बाजार जो होता है दो प्रकार का होता है यानी मनी मार्केट जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला है संगठित मुद्रा बाजार और दूसरा है असंगठित मुद्रा बाजार। बात करते हैं संगठित मुद्रा बाजार की यानी ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की, तो इसमें जो होता है नियम और कानून का प्रयोग होता है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं बैंक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असंगठित मुद्रा बाजार की, तो यह जो होता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है जिसमें नियम और कानून का पालन नहीं करना होता है, और इसका एग्जाम्पल में देख सकते हैं तो सेठ और साहूकार आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा बाजार के उपकरण यानी टूल्स ऑफ मनी मार्केट, तो इसमें पहला है कॉल मनी, बैंक या वित्तीय संस्थानों के मध्य 1 दिन से 14 दिनों तक का लेन देन जो होता है उसे ही हम लोग जो है कॉल मनी कहते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं टी बिल यानी कि ट्रेजरी बिल के बारे में, तो ट्रेजरी बिल जो होता है वो सरकार द्वारा अल्प अवधि के लिए जारी किया जाता है। इसके मैच्योरिटी पीरियड की बात करते हैं तो या तो 91 डेज़ का होता है या तो 182 या फिर 364 डेज़ का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा बाजार के तीसरा उपकरण है कॉमर्शियल पेपर। चौथा बात करते हैं तो जमा पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पूंजी बाजार के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें वित्त का लेन देन जो होता है 1 वर्ष यानी 365 दिन से अधिक समय के लिए होता है, और इसे जो है सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसका अन्य नाम जो होता है शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट भी होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 41 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 40 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पूंजी बाजार तथा गरीबी के बारे में। बात करते हैं पूंजी बाजार की यानी कैपिटल मार्केट की, तो इसमें जो वित्त का लेन देन 1 वर्ष या फिर 365 दिन से अधिक समय के लिए होता है। इसे जो है सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और इसके अन्य नाम की बात करते हैं तो शेयर मार्केट तथा स्टॉक मार्केट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूंजी बाजार कितने प्रकार का होता है, तो पूंजी बाजार जो होता है 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला अगर बात करते हैं तो प्राथमिक पूंजी बाजार और दूसरा अगर बात करते हैं तो द्वितीयक पूंजी बाजार होता है। बात करते हैं प्राथमिक पूंजी बाजार की यानी प्राइमरी कैपिटल मार्केट की, तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं सावरिया सैंडविच नाम का एक कंपनी है जो कि मार्केट में लिस्टेड है, और इसे जो है वित्त की ज़रूरत है। इसे वित्त की ज़रूरत है तो ये जो होता है अपना शेयर जारी करता है, जिसमें जो होता है निवेशक उसको खरीदते हैं यानी इन्वेस्टर उसे खरीदते हैं, और उससे जो है मुद्रा की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कंपनी जो होता है पहली बार अपना शेयर जारी करके जो है बाजार से वित्त लेती है, और इसी को जो है आईपीओ कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कंपनी का जो है सीधा संबंध जो होता है निवेशकों से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीयक पूंजी बाजार के बारे में। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं सावरिया सैंडविच जो है अपना शेयर जो होता है इन्वेस्टर को जब देता है तो उसे जो होता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट कहते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टर से इन्वेस्टर के बीच में जो है शेयर का लेन देन होने लगता है तो इसे हम लोग जो है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट कहते हैं, यानी इसमें जो होता है शेयर का लेन देन जो होता है निवेशकों के मध्य होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेबी के बारे में, तो सेबी जो होता है इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेबी के प्रमुख के बारे में, तो सेबी के वर्तमान प्रमुख जो है तुहिन कांत पांडे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेबी को संवैधानिक या फिर कानूनी दर्जा कब दिया गया था, तो सेबी को जो है संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था वो 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। इसके प्रकृति की बात करते हैं तो इसकी प्रकृति जो है संवैधानिक है, क्योंकि जो है इसे एक्ट के द्वारा लाया गया था, सेबी एक्ट 1992 में। बात करते हैं संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं, तो ऐसी संस्था जिसका जो है निर्माण एक्ट के द्वारा किया जाता है उसे हम लोग जो है संवैधानिक संस्था कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कार्य की, तो इसका कार्य जो होता है शेयर मार्केट का रेगुलेशन करना तथा म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन करना, निवेशकों की जागरूकता, वित्तीय सहायता तथा उनके अधिकारों की रक्षा करना, और भेदिया व्यापार को रोकना तथा कंपनी पर जुर्माना लगाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तथा एफपीओ की बात करते हैं तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो डीमेट अकाउंट जो होता है शेयर का लेन देन करने के लिए होता है। तेजरिया यानी कि बुल की बात करते हैं तो ऐसे निवेशक जो शेयर की कीमतों में वृद्धि की आशा रखते हैं उसे हम लोग तेजरिया यानी कि बुल कहते हैं। तथा गडेरिया की बात करते हैं यानी बियर की, तो ऐसे निवेशक जो शेयर की कीमत में कमी का अनुमान रखते हैं उसे जो है बियर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के प्रमुख शेयर बाजार के बारे में। तो भारत के प्रमुख शेयर बाजार में NSE तथा BSE का नाम आता है, जिसमें NSE की बात करते हैं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है तथा BSE की बात करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। बात करते हैं BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसकी स्थापना जो है 1875 में हुआ था तथा इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है तथा इसके अन्य नाम की बात करते हैं दलाल स्ट्रीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संवेदी सूचकांक की। संवेदी सूचकांक जो होता है इसका सेंसेक्स 30 होता है, जिसमें 30 जो होता है टॉप ब्लू चिप कंपनी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 42 का हैंड रिटेन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 41 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गरीबी तथा बेरोजगारी के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग जो है पूंजी बाजार, वित्तीय बाजार और मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम बात करते हैं BSE और NSE के बारे में। BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना जो है 1875 में और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। यह जो है सबसे पुराना जो है एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अन्य नाम की बात करते हैं तो दलाल स्ट्रीट भी है। इसके संवेदी सूचकांक की बात करते हैं तो इसका संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 30 है, जिसमें 30 का मतलब टॉप ब्लू चिप कंपनी है, जिसका बाजार जो है पूंजीकरण बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं यह जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ISO के द्वारा जो है प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NSE के बारे में। तो NSE जो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। इसके प्रमोटर बैंक की बात करते हैं तो IDBI है, जिसकी स्थापना जो है 1964 में किया गया था। इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है तथा इसके संवेदी सूचकांक की बात करते हैं तो निफ्टी 50 है, जिसमें 50 जो होता है द ब्लू चिप कंपनी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गरीबी के बारे में यानी कि पॉवर्टी के बारे में। तो गरीबी यानी पॉवर्टी जो होता है एक तरह का दशा यानी सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। मूलभूत आवश्यकता यानी इसमें होता है रोटी, कपड़ा और मकान। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर कोई व्यक्ति है जो सबसे पहले जो है रोटी प्राप्त करना चाहेगा, उसके बाद जो है उसका मूलभूत आवश्यकता दूसरे नंबर का कपड़ा होता है तथा तीसरे नंबर पर बात किया जाए तो मकान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गरीबी के प्रकार के बारे में। तो गरीबी का प्रकार जो होता है पहला है सापेक्ष गरीबी, जिसे हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, और दूसरा है निरपेक्ष गरीबी, जिसे हम लोग जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सापेक्ष गरीबी की यानी रिलेटिव पॉवर्टी की। तो इसमें आय एवं वितरण की तुलना की जाती है और इसका मापन जो है लॉरेंज वक्र गिनी गुणांक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉरेंज वक्र की। लॉरेंज वक्र जो होता है इसका प्रतिपादन जो है प्रोफेसर लॉरेंज के द्वारा, जो कि अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, 1905 में दिया गया था। इसके द्वारा जो है आय और वितरण का मापन किया जाता है। लॉरेंज वक्र जो होता है समता रेखा के जितना पास होगा आय और वितरण की असमानता उतनी ही कम होगी तथा वक्र जितना ही दूर होगा उतना ही जो है असमानता ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे गिनी गुणांक के बारे में। तो गिनी गुणांक जो है यह जो है कोरेडो गिनी के द्वारा 1912 में दिया गया था और इसमें जो है 0 से 1 तक जो है वैल्यू मान लिखा होता है। इसमें अगर बात करते हैं तो 0 जो होता है पूर्ण समानता को तथा 1 जो होता है पूर्ण असमानता को दिखाता है। 0 से 1 की ओर जाने पर जो है असमानता बढ़ता है या फिर समानता कम होता है और 1 से 0 की ओर जाने पर जो है समानता बढ़ता है और असमानता कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी के जो है मेजरमेंट कैसे होता है। तो इसका मापन जो होता है हेड काउंट मेथड के द्वारा होता है। बात करते हैं गरीबी रेखा की, तो जिसके ऊपर आने वाले लोगों को जो है एवर पॉवर्टी लाइन यानी APL कहा जाता है तथा जिसके नीचे आने वाले लोगों को जो है बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गरीबी का कारण क्या है। तो गरीबी के कई कारण हैं, जिसमें पहला है रोजगार की कमी, दूसरा है अशिक्षा, तीसरा है असामाजिक कारण, चौथा है आय की असमानता में वृद्धि तथा पांचवा की बात करते हैं तो जनसंख्या का ज़्यादा होना तथा आलस्य का भाव तथा कौशल की कमी होना तथा जागरूकता की कमी होना जो है गरीबी का कारण है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 43 का हैंड रिटेन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 42 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी के बारे में, जो कि इसका पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। बात करते हैं गरीबी के परिणाम की। तो गरीबी के परिणाम के रूप में हम लोग देख सकते हैं चोरी, डकैती, फिर स्वास्थ्य कारण और पारिवारिक विघटन, शिक्षा में कमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं गरीबी को दूर करने के उपाय के बारे में। तो गरीबी को दूर करने में पहला उपाय है शिक्षा को बढ़ावा देना, दूसरा है रोजगार को बढ़ावा देना, तीसरा अगर बात करते हैं तो कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट को विकास करना और कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, जनसंख्या में नियंत्रण करना और सभी के बीच में जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोजगार क्या है। तो जिस कार्य से जो है धन या फिर वित्त कमाया जाता है या फिर ऐसा कार्य जिससे पैसा मिलता है उसी को हम लोग रोजगार या फिर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरोजगारी की। तो एक ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति कार्य करना तो चाहता है किंतु उसे रोजगार न मिलता है, तो उसी को हम लोग बेरोजगारी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन उन्हें काम उपलब्ध नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। भारत में बेरोजगारी के मापन के लिए जो है NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं, के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार की। तो बेरोजगारी के कई प्रकार है, जिसमें पहला अगर हम बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी यानी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये विकसित देशों में देखने को मिलती है। ये बात किया जाए कि यदि मांग जो होता है अधिक होता है तो उत्पादन भी अधिक होता है, और उत्पादन के अधिक होने से रोजगार के भी विकास होता है, और रोजगार अगर ज़्यादा होता है तो उससे बेरोजगारी कम होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जब मांग क्या होता है कम होता है तो उत्पादन भी जो होता है कम होता है, और उससे रोजगार में कमी होती है, जिसके कारण जो है बेरोजगारी बढ़ती है। दूसरा हम बात करते हैं अदृश्य बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी की, जिसे हम लोग जो है इनविजिबल या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसे हम लोग जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, और यह जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है या फिर प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र में ज़्यादा देखा जाता है। इसमें जो होता है आवश्यकता से अधिक लोग जो होते हैं काम में लगे रहते हैं, जिसे हम लोग अदृश्य बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी की। तो योग्यता और रोजगार में असमानता को ही क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि नर्सिंग किया हुआ है लेकिन फिर भी वह जो है गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर का टीचर बना हुआ है, यानी उसका योग्यता और उसका रोजगार दोनों में क्या है, काफ़ी असमानता है, इसलिए इसे जो है संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी की यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो यह भी जो होता है ग्रामीण क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में या फिर प्राथमिक क्षेत्र में देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घर्षणात्मक या फिर संघर्षात्मक बेरोजगारी। इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक रोजगार से दूसरे रोजगार की प्राप्ति के मध्य का जो समय होता है उसी को हम लोग जो है घर्षणात्मक या फिर संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि MP कांस्टेबल है उज्जैन में यानी रोजगार कर रहा है, लेकिन उसे जो है SP बनने की चाह है, तो वह जो है MP कांस्टेबल यानी उज्जैन का जो पोस्ट होता है वह छोड़ देता है और मेहनत करके जो है IPS बन के जो है अपना रोजगार नया पा लेता है, जिसके कारण जो है उसके बीच के जो मेहनत या फिर बेरोजगारी हुआ उसी को हम लोग संघर्षात्मक या फिर घर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 44 का हैंड रिटन नोट्स से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 43 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। तो बात करते हैं वैदेशिक संबंधों के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदेशिक संबंधों के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ओपन इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, और दूसरा है क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसे हम लोग जो है बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था की, तो इसमें जो है आयात निर्यात को स्वीकार किया जाता है, लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में जो है आयात निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, जिस संसाधन पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है उस अर्थव्यवस्था को जो है समाजवादी कहते हैं, और दूसरा अगर हम बात करते हैं जिसमें संसाधनों पर जो है निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है तो उसे हम लोग कहते हैं पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा अगर बात करते हैं सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का जो है कंट्रोल होता है तो उसे हम लोग जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प विकसित, दूसरा है विकासशील और तीसरा है विकसित। नेक्स्ट हम बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था की। तो खुली अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं बॉयज हॉस्टल, जिसमें जो है कोई भी किसी का भी वस्तु जो है इस्तेमाल कर लेता है। जैसे कि अगर बात करते हैं अर्थव्यवस्था के रूप में, तो इसमें जो होता है आयात और निर्यात दोनों क्या होता है, स्वीकार होता है, और इस तरह का जो अर्थव्यवस्था होता है उसे हम लोग जो है उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी इसमें जो है कोई एक देश जो है दूसरे देश से कुछ इम्पोर्ट कर सकता है और
दूसरा देश जो है पहले देश से जो है एक्सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यह जो होता है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है, यानी वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल के, और इसमें जो होता है आयात निर्यात पर प्रतिबंध होता है, और इसे जो है संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो इस प्रकार के संसाधनों पर जो होता है सरकार का नियंत्रण होता है। इसे जो है राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वो जन कल्याण करना होता है। इसमें उत्पादन जो होता है, कीमत का निर्धारण जो होता है सरकार के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो होता है बाजार प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का देन किसका है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है कार्ल मार्क्स का देन है। इनके बुक की बात करते हैं तो दास कैपिटल है, जिसको जो है समाजवाद का बाइबल कहा जाता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था जो है यूएसएसआर या फिर चाइना में देखी जाती थी, लेकिन अब जो है इसका कुछ ही अंश बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, तो संसाधनों पर निजी क्षेत्र का जब नियंत्रण होता है तो उस प्रकार के अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसका उद्देश्य जो होता है आर्थिक लाभ कमाना होता है, और इसमें जो है कीमत या फिर उत्पादन का निर्धारण जो होता है निजी क्षेत्र के द्वारा बाजार शक्तियों के आधार पर, यानी डिमांड और सप्लाई के आधार पर किया जाता है। और इस प्रकार की शक्ति को जो है अदृश्य हाथ कहते हैं, यानी इसमें अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर दूसरा है डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है बाजार आधारित अर्थव्यवस्था यानी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं, और यह जो होता है अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित होता है, यानी इस पे जो है सरकार का नियंत्रण जो होता है कम होता है या फिर न के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडम स्मिथ के बारे में, तो एडम स्मिथ को जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जन्मदाता कहते हैं, और ये जो थे स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और इन्हें जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इनके बुक्स के बारे में बात करते हैं तो 1759 ईस्वी में जो है मोरल सेंटिमेंट्स आया था, और 1776 में जो है वेल्थ ऑफ नेशन आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो यह जो है जेएम किन्स का जो है देन है, और इसमें जो है संसाधनों पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य जो है जन कल्याण के साथ साथ आर्थिक लाभ कमाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नाइक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 45 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 44 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंसस। पिछली क्लास में जो है हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें जो है विकास के अवस्था के आधार पर देखा जाए तो विकास की अवस्था के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था 3 भागों में बांटा गया है। पहला अल्प विकसित, जिसे हम लोग अंडरटेकिंग कहते हैं, और दूसरा अगर हम बात करते हैं विकासशील, जिसे हम लोग डेवलपिंग, तीसरा हम बात करते हैं तो जिसे हम लोग डेवलप्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की। इसमें जो होता है प्राथमिक क्षेत्र का जो होता है योगदान ज़्यादा होता है। इसमें गरीबी ज़्यादा मात्रा में तथा भूखमरी की समस्या अधिक होती है। इसमें रोजगार की कमी तथा बेरोजगार जो होता है ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो होता है अधोसंरचना जो होता है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है कम होता है, तथा प्रति व्यक्ति आय जो होता है कम होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अफ्रीका कंटिनेंट जो है एक तरह का अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकासशील यानी डेवलपिंग अर्थव्यवस्था की, तो इसमें जो होता है उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें जो होता है गरीबी ज़्यादा होता है, लेकिन जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से कम होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी भी जो होता है यहाँ पर, लेकिन जो होता है अल्प विकसित से थोड़ा का कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोजगार की, यहाँ पर भी कमी पाई जाती है, तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ भी कमी होती है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है कम होता है, लेकिन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से जो है थोड़ा अधिक होता है, और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इंडिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकसित की। विकसित अर्थव्यवस्था में बात करते हैं तो इसमें जो होता है सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। इसमें थोड़ा मात्रा में जो है गरीबी पाया जाता है, तथा बेरोजगारी की समस्या यहाँ भी होता है, और रोजगार यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तथा उत्तम कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जाता है, और प्रति व्यक्ति आय भी जो होता है यहाँ पर अधिक होता है। यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूएसए, चीन, जर्मनी तथा जापान जो है विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जनगणना के बारे में। तो किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि में लोगों की संख्या का सरकारी आंकड़ा ही क्या कहलाता है, जनगणना, जिसे हम लोग सेंसस कहते हैं। बात करते हैं इतिहास में इसका वर्णन जो है कहाँ कहाँ किया गया है, तो इतिहास में जो है जनगणना का वर्णन जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मुगल काल के आईन अकबरी में, तथा ब्रिटिशर्स के समय जो है सर्वप्रथम 1872 में मेयो के द्वारा किया गया था, जो कि अनियमित जनगणना था। बात करते हैं नियमित जनगणना की, तो रिपन के समय 1881 में किया गया था। बात करते हैं 2011 की जनगणना की, तो यह जो है स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, तथा देश की जो है 15वें नंबर की जनगणना है, जिसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2010 को किया गया था, और यह जो है जनगणना आयुक्त एवं महापंजीयक के द्वारा किया गया था। बात करते हैं 2011 की जनगणना के बारे में, तो इसमें जो होता
होता है, 2 चरण था, पहला फेज और दूसरा फेज। पहला फेज में बात करते हैं तो इसमें जो है मकान सूचीकरण एवं गणना किया गया था और दूसरे फेज में जो है जनसंख्या का गणना किया गया था। पहला फेज की बात करते हैं तो यह जो है अप्रैल से सितंबर 2010 तक चला था और वहीं दूसरा फेज जो है 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2011 तक चला था। पहले फेज में कॉलम की संख्या की बात करते हैं तो 35 था तथा सेकंड फेज में प्रश्नों की संख्या जो था 29 था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जिसे पहला है विश्व में प्रथम जनगणना कहाँ किया गया था। तो विश्व में प्रथम जनगणना जो है स्वीडन में 1749 में किया गया था। दशकीय जनगणना की शुरुआत की बात करते हैं तो दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है अमेरिका में 1790 में किया गया था। जनगणना अधिनियम की बात करते हैं कि यह कब आया था, तो जनगणना अधिनियम यानी सेंसस एक्ट जो है 1948 में। महाविभाजक वर्ष जो है किसे कहा जाता है, तो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष जो है 1921 को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2011 की जनगणना में नारा क्या था। तो 2011 की जनगणना के समय नारा जो था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। और इसके आयुक्त की बात करते हैं तो जनगणना आयुक्त उस समय जो थे सी चंद्रमौली थे और उस समय जनसंख्या की बात करते हैं तो 121.08 करोड़ था, जो कि विश्व की जनसंख्या का केवल जो है 17.5% था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस समय का शुभंकर क्या था 2011 की जनगणना का, तो प्लग्नक सिचिका थी। लिंगानुपात की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है सबसे पहला स्थान केरल का आता है, जहाँ का लिंगानुपात जो है 1084 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की, तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है दमन और दीव में पाया जाता है, जहाँ का अगर बात करते हैं लिंगानुपात कितना है तो 618 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है 11,320 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है मात्र 17 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की, तो आगे बोला गया है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है केरल है, जिसमें जो साक्षरता का प्रतिशत जो है 94% है। दूसरा बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है बिहार है, जहाँ का बात करते हैं तो साक्षरता रेट जो है 61.8% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित की, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य में बात करते हैं तो केरल है, जहाँ का जनसंख्या साक्षर बोले तो 96.1% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो न्यूनतम साक्षरता पुरुष वाला जो है राज्य जो है बिहार है, जहाँ पर परसेंट की बात करते हैं तो 71.2% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है केरल है, जहाँ पर जो है 92.1% महिला जो है साक्षर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है, जहाँ का साक्षरता रेट जो है 51.5% है। नेक्स्ट हम बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है दादर नगर हवेली आता है, जो कि 55.9% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है वो नागालैंड है, जहाँ का दशकीय वृद्धि जो है माइनस में 0.6% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ का बात करते हैं लिंगानुपात की तो 972 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है, जहाँ पर शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 834 है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।